तो आइए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ हम एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या कि हमें कुछ अपरिमेय संख्या दे रखी होंगी। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इस एक्सरसाइज से बनता है। आप किसी भी अनसॉल्व्ड पेपर को उठा के देखिएगा, वहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज से लगभग हर बार आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या कि आपको अपरिमेय संख्या दे रखी होंगी, इरेशनल नंबर दे रखे होंगे, ठीक है, और उनको प्रूफ करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है। यानी वो है तो अपरिमेय, बट उन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि अपरिमेय कैसे है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 3 चीज समझाऊंगा आज। एक तो परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, इनके बारे में समझाऊंगा। और अपरिमेय संख्या क्या होती है यानी इरेशनल नंबर, उनके बारे में समझाऊंगा। और एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में समझाऊंगा। अगर आप ये 3 चीज समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.3 पर आपका कब्जा हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो वैसे मैं संख्याओं के बारे में स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो दे भी चुका हूं, वहां आपको मैं सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से समझा भी चुका हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का यूज है इस एक्सरसाइज में, तो मैं अलग से और समझा देता हूं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। अभी रेशनल नंबर होते क्या है एंड इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आइए पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन क्या होती है। देखिए बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसे हम रूप भी बोलते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां कुछ शर्तें हैं, क्या, जहां A व B क्या होने चाहिए, कोई भी पूर्णांक होने चाहिए। A और B पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी यहां पर ये 2 शर्त हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे परिमेय हैं। लेकिन कब होंगी वो परिमेय, जब जो P और Q हैं, जो वैल्यू आपने लिखी है P अपॉन Q की फॉर्म में, वो वैल्यू दोनों ही क्या होनी चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे A और B लिख दिया है, यहाँ P और Q आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। P और Q, जहां P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो Q की वैल्यू है जो नीचे लिखी जाएगी, वो वैल्यू यानी जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। 0 के अलावा Q की वैल्यू कुछ भी हो चलेगी, कोई भी पूर्णांक हो, बट 0 ना हो Q, ये शर्तें हैं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, ये शर्तें हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इन शर्तों का पालन कर रही हैं तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखा 5/4, एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम यहाँ पे 5/4। तो 5 की अगर हम बात करें तो ये P का काम कर रहा है, और 4 की अगर हम बात करें तो ये Q का काम कर रहा है। तो इनको 4 और 5 को हमने P अपॉन Q यानी कैसे, P बटे Q, तो 5/4 इसी फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया है। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो P मतलब 5 और Q मतलब 4, 5 और 4 दोनों कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, अपने आप में कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या Q की वैल्यू 0 है, नहीं, जो नीचे लिखी है वैल्यू क्या वो 0 है, नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि जो वैल्यू ऊपर और नीचे लिखी है वो दोनों पूर्णांक होनी चाहिए और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए हर में।
भाई ये अंश वाली संख्या है और ये हर वाली संख्या है, तो ये हर वाली संख्या कभी जीरो ना हो, ये जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो हो गई तो फिर वो परमेय नहीं होगी, वो फिर इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है, अपरिभाषित नंबर हो जाएगा, वो परिभाषित नहीं होगा, डिफाइंड नंबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए। और भी आप ले सकते हैं, हाँ ऊपर जीरो आ जाए तो चलेगा, ऊपर अंश में p की जगह पर जीरो आ जाएगा तो चलेगा, बट q की जगह जीरो नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा परमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये कहा कि 9/2 ये भी एक परमेय है, क्योंकि p भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, और नीचे जीरो भी नहीं आ रहा है, तो ये एक परमेय है। और आपसे ये कहा जाएगा 0/5, तो ये भी एक परमेय संख्या है। आपने कहा था सर जीरो नहीं आना चाहिए, यस मैंने कहा था जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए ये कहा था मैंने, ऊपर के लिए मना थोड़ी किया था, ऊपर तो आ सकता है। तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, और नीचे जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये कि परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, हर जगह आपको बस यही चीजें देखनी है कि p और q दोनों ही कोई भी पूर्णांक होने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वो एक परमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर हम परमेय संख्या दो टाइप की पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में, क्योंकि जो चीज़ मैं डिटेल में समझाऊंगा उसका यूज अगली एक्सरसाइज में, इसमें नहीं है, ठीक है। तो परमेय संख्या हम दो टाइप की पढ़ेंगे यहाँ पर, एक तो शांत और एक अशांत। शांत परमेय संख्याएं, ठीक है, और एक पढ़ेंगे अशांत, अशांत परमेय संख्याएं। शांत आवर्ती और शांत आवर्ती दो टाइप की संख्याएं पढ़ेंगे। अब शांत परमेय संख्या कौन सी होती हैं? देखिए, जैसे एक संख्या का भाग अगर हम दूसरी संख्या से, एक संख्या में अगर हम दूसरी संख्या से भाग दें, और आपने देखा होगा कई बार कि भाग देने पर जो भागफल होता है वो रुक जाता है, यानी उसका एंड हो जाता है, तो ऐसी संख्याएं जो है शांत परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें कि 1 और 2 ले, 1/2 है, तो 2 में जब हम 1 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.55, ठीक है। तो यानी कि इससे आगे भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है, 0.5 आ गया, तो ये कैसी परमेय संख्या? शांत, ठीक है। जैसे और भी ले लीजिए, जैसे आपने भाग दिया 24 में, भाग दिया आपने 5 से, तो भाग दीजिए 24 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 जा 20, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 4, फिर 4 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गया, 5 8 40, तो शेषफल क्या बचा? 0, तो भागफल क्या हो गया? एंड हो गया। अब इससे आगे कोई संख्या नहीं आएगी और शेषफल 0 भी बच गया, ठीक है। तो शेषफल 0 बच गया, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, तो भागफल आया 4.8, इससे आगे और कोई नंबर तो नहीं लिखा जाएगा ना, तो ये एंड हो गया भाग का। तो ये सब ऐसी संख्या कौन सी कहलाती हैं? ये एक परमेय संख्या है और इसका भागफल कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है, यानी शांत मतलब अब आगे और नहीं बढ़ेगा, ये यहीं रुक गया, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक परमेय संख्या है, इसका भागफल देखो शांत है, यहीं रुक गया, आगे और नहीं जाएगा, भाग एंड हो गया, क्योंकि शेषफल 0 हो गया, तो भागफल यहीं रुक गया। तो ऐसी संख्याएं जिनके भागफल शांत होते हैं वे परमेय संख्या कौन सी कहती हैं? शांत परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल इसमें हम दे भी सकते हैं, पॉइंटों में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये भी दो एग्जांपल आप एग्जांपल के तौर पे लिख भी सकते हैं ना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए जिनके, जैसे मान लीजिए 1/2 भाग देंगे तो 0.5 आएगा, शांत है। और आप देखेंगे तो 4/5 भाग देंगे तो आप शांत आएगा, यानी 0.8 शांत है, ठीक है। या और एग्जाम्पल एक तरीके से मैं दे सकता हूं कि आप लिख लीजिए कुछ भी, यहाँ पर नंबर 1.231 मान लीजिए, इतना आगे कोई होगी संख्या, उसको हमने ऐसे लिख दिया, अब इसके आगे और नहीं है, यहीं रुक गया, तो ये पॉइंटों में जो संख्या लिखी है 1.231 ये एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर बाद ये रुक गई संख्या, इसके बाद और आगे नहीं बढ़ रही है ये, तो ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब एक और लिख सकते हैं आप, अभी इससे चलो और समझ गए ना, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मैं 9.41321 मान लीजिए ये है, आगे जाके रुक गई ना, अब इसके बाद आगे और तो नहीं है ना, नहीं है, यहीं रुक गई, बस ये यहीं पर रुक गई, तो ये क्या है? ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो शांत परमेय संख्या समझ गए किस टाइप की होती हैं। आप उन्हें बट्टी में भी लिख सकते हैं या भाग देके
भागफल भी निकाल सकते हैं। जो भी अगर वो भागफल रुक जाता है, शांत हो जाता है, तो वह एक शांत परिमेय संख्या है। अब अशांत कौन सी होती हैं? अशांत और आवर्ती, यानी कुछ संख्या ऐसी होती हैं, आपने देखा भी होगा कि आपने भाग दिया तो वो भाग जो है रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही जाता है, कुछ ना कुछ शेष बचता है, फिर भाग देते हैं, फिर आ जाता है, फिर कुछ ना कुछ शेष बचता है, फिर भाग देते हैं, फिर आ जाता है। यानी भागफल कभी रुकता नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा भागफल जब रुकता नहीं है तो कुछ फिक्स नंबर जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसी संख्या जिनका भागफल रुके ना और कुछ नंबर रिपीट हों बार बार, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन वो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती हैं। कौन सी? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1/3। 1/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q 0 भी नहीं है और P और Q पूर्णांक है। अब इसका भागफल जरा चेक करें कितना आएगा। देखो, यानी कि 1 में भाग देना है 3 से, तो 1 में तो जाएगा नहीं भाग, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो गया। अब 3 तिया 9, फिर कितना बचा? 1 बचा। अब 3 से भाग फिर 1 में देंगे तो फिर नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बचा? फिर 1 बचा, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 तिया 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। ये हमेशा ऐसे ही बन बचता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये शेषफल हमेशा बन बचेगा, और शेषफल बन बचेगा तो 3 से उसमें भाग नहीं जाएगा, तो फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर से 10 कर लेंगे, फिर से 3 से भाग देंगे, फिर शेषफल बन बचेगा, फिर 10 बना लेंगे, फिर भाग देंगे, फिर बन बचेगा। मतलब ये बन बचता ही रहेगा, ठीक है, लाइफ टाइम चलता रहेगा ये। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जैसे आप भाग देते जाओगे तो यहाँ 3 आते ही जाएगा, और इसका एंड जिंदगी भर नहीं होने वाला है। हमेशा यहाँ पे 1 शेष बचेगा, फिर हम 0 बढ़ा के 10 करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर जो है 3 बार जाएगा, फिर से इस पर बचेगा, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। यानी ये चीज आपकी जो है ये 3 और ये आगे तक जिंदगी भर चलती रहेगी। तो अगर किसी परिमेय संख्या का ऐसा भागफल आ जाता है जिसमें कुछ भागफल का एंड भी नहीं हो रहा है और कुछ अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक निश्चित पुनरावृत्ति हो रही है कुछ डिजिटों की, तो ऐसी संख्या को भी हम परिमेय संख्या ही बोलते हैं, बट वो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है, और ये शांत आवर्ती परिमेय संख्या। तो 2 टाइप की संख्याओं के बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका भागफल क्या आएगा? 0.3333 एंड डॉट 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 इन्फिनिट। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, या 0. जो नंबर बार बार आ रहा है उससे सिर्फ एक बार लिख दो आप, सब 3 नंबर बार बार आ रहा है तो एक बार लिख दो और इसके ऊपर बार लगा दो, इसे बोलते हैं बार। इसका मतलब ये है कि जिस नंबर के, जिस अंक के ऊपर बार लगा है वो अंक बार बार आ रहा होगा, उसको शॉर्ट में हम ऐसे, यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और भी है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। जैसे आप दीजिए भाग जो है 2 में 6, 1 में वही बात आ जाएगी निकल के, छोड़ो वही चीज़ निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 में आप 6 से भाग देंगे तो 1/3 ही तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे 0.21212121, तो आपने क्या देखा, और ये एंड तक चलता जा रहा है, तो इसका मतलब आपने क्या देखा, ये तो ये डिजिट जो है 21212121 और डॉट डॉट ऐसे आगे तक चलता रहेगा ये। तो यहाँ पर एक निश्चित डिजिट रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये जिस भी संख्या का भागफल है वो एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी। ये बात अलग है कि इसको अगर इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो बात आगे की है, या पीछे आपने 9th में ही पढ़ा होगा, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में भी। जब मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि परिमेय संख्या किस किस टाइप की होती है। एक वो परिमेय संख्या जिनका भागफल शांत हो जाता है, वो शांत परिमेय संख्या होती है। एक वो संख्या है जिनका भागफल शांत नहीं होता है और अनंत तक चलता जाता है और कुछ अंक रिपीट होते हैं, उन्हें अशांत आवर्ती परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इस टाइप का भागफल जो आएगा वो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी, ठीक है, उस परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए जो एक मान होता है 22/7, ये एक्चुअली पाई की वैल्यू होती है। तो पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो परिमेय होती है। ऐसा क्यों? जब आप 7 से भाग देंगे 22 में तो पॉइंट के बाद एक 7 अंक की डिजिट होगी, वो बार बार रिपीट होगी और एंड भी नहीं होगा। तो रिपीट भी हो और एंड भी ना हो तो वो तो परिमेय होती है, ठीक है। इस वजह से पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, बट उसकी जो वैल्यू होती है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए, तो आप परिमेय के बारे में समझ गए, डेफिनेशन,
एग्जाम्पल्स एंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो वे संख्याएं जो परमेय संख्याओं के नियमों का पालन नहीं करती हैं। यानी परमेय संख्या के नियम क्या थे वो आप समझ गए। वे संख्याएं जो परमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करेंगी वही अपरिमेय कहलाएंगी, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के नियमों का पालन नहीं करती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इट मीन्स कि उनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये तो नियम होता है, बट परिमेय का क्या था, उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि उस नियम का पालन हो जाएगा तो फिर ये परिमेय नहीं हो जाएगी, अपरिमेय क्यों होगी। तो वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के नियमों का पालन नहीं करती हैं वही अपरिमेय कहलाती हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या किस टाइप की होती है? देखिए, अपरिमेय संख्या आपको एक टाइप की देखने को मिलेंगी। अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वो उसका एंड नहीं होता है कि सर जी एंड तो इसमें भी नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है आपका, एंड तो इसमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पर कुछ नंबर बार बार रिपीट होते थे, बट इसमें ना तो एंड होता है और ना नंबर रिपीट होते हैं। तो वे संख्याएं जिनके भागफल कभी रुकता नहीं है, यानी उसका एंड भी नहीं होता है और कुछ डिजिट बार बार रिपीट भी नहीं होती हैं, एक निश्चित आवृत्ति नहीं होती है, वो एक निश्चित डिजिट बार बार रिपीट नहीं होती है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, फिलहाल आप रूट में देखिए, जैसे रूट में लिखा मैंने √2। कोई संख्या अगर रूट के अंदर आ रही है, और उसको रूट के अंदर से पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 को रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हम, बिकॉज रूट के अंदर से बाहर निकलने के लिए पेयर चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ 2 अकेला है, अगर एक और 2 होता तो बाहर आता, बट नहीं है, तो इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √24 अपरिमेय है क्योंकि पूरी तरह रूट से बाहर नहीं आएगा। आपको सर √25 तो भैया ये परिमेय है, काहे? क्योंकि √25 का मतलब होता है 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5/1 क्या है, परिमेय संख्या, बिकॉज इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और P और Q पूरा क्या, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि टोटली परिमेय संख्या रेशनल नंबर के नियमों का पालन कर रहा है ये, इस वजह से ये परिमेय है। बट ये नहीं कर रहा है बिकॉज ये रूट के अंदर से कंप्लीटली बाहर आ ही नहीं सकती हैं, ठीक है, ये रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये अपरिमेय है। लेकिन ये रूट के अंदर से बाहर आ सकता है इसलिए ये परिमेय पूरी तरह। जैसे 49 हो गया, √49 का वर्गमूल 7 होता है, पूरी तरह बाहर आ गया। √50 पूरी तरह बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू रूट में आ रही हैं और वो रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल सकती हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या है, ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और तो ये समझ में आ गया, फिर ये अपरिमेय की लिस्ट में नहीं आएगा, एंड अनंत तक। पाई की बात करें, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, बट उसकी जो वैल्यू होती है 22/7 वो परिमेय है, अभी बताया था। अब देखिए बाकी बात, उसके बाद देखिए बात कर रही है, तो सर आपने बताया रूट में, अब वो पॉइंट वाली कहानी कहाँ गई? तो देखो आपने क्लास 8th में भाग विधि से बहुत ज़्यादा वर्गमूल निकाले होंगे, खूब निकाले होंगे, 7th में भी निकाले होंगे भाग विधि से वर्गमूल। तो यहाँ पर आप भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालना, आपका जो भागफल आएगा ना वो कभी एंड नहीं होगा, वो कभी रिपीट नहीं होगा। आप पॉइंट के 3 नंबर बाद जाकर छोड़ देंगे कि सब इतना ही है, उससे आगे आप निकालेंगे नहीं क्योंकि उसका एंड ही नहीं होगा कभी, और कुछ अंक रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, अगर आपके पास किसी संख्या का भागफल कुछ इस टाइप का आ जाए, जैसे 1.3128541698241 और डॉट अनंत चलता जा रहा है, तो भाई ये क्या है, ये एक भागफल है किसी संख्या का, और ये भागफल देखिए एंड नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, अनंत तक चलता जाएगा ये,
आप कहेंगे सर रिपीट नहीं हो रहा है, आप तो कहते रिपीट होता है और नहीं होना चाहिए, बट देखो आप यहाँ तो रिपीट हो रहा है, 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, 1 तो बहुत बार आ गया, रिपीट हो रहा है बार बार। या आप कुछ और भी देख सकते हैं जो है और कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं 1 तो बहुत बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो भाई ऐसे रिपीट नहीं माना जाता है जैसे ये 1 कई बार आ गया तो 1 रिपीट हो गया, नहीं, एक निश्चित टर्म के बाद रिपीट होना चाहिए। जैसे वहाँ क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें था 1.212121 या 1.12354, ठीक है, एंड 1 और यहाँ कुछ भी लिख दिए 81651। तो आप यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर निकले, फिर से 5 आ गया, ये 3 नंबर निकले, फिर से 5 आ गया, ऐसे कुछ और 3 नंबर आएंगे, फिर से 5 आएगा, ऐसे कुछ और 3 नंबर आएंगे, फिर से 5 आएगा, ऐसे। यानी ये जो डिजिट है ये एक निश्चित अंक बाद रिपीट हो रही है, 5151। या देखो यहाँ पे 212121 या एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं 1.196196196, यानी ये जो 1 है 2 अंक बाद रिपीट हो रहा है। देखो 1 आया, फिर 2 अंक छोड़ के फिर 1 आया, 2 अंक छोड़ के फिर 1 आया, 2 अंक छोड़ के फिर 1 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे देखो 1 आया, फिर 1 अंक छोड़ के फिर 1 आ गया, फिर 1 अंक छोड़ के फिर 1 आना चाहिए, कहाँ रहा है भाई, 1 आया, फिर 1 अंक छोड़ के फिर से 1 आया, फिर अगली बार भी 1 अंक छोड़ के 1 ही आना चाहिए, 1 अंक छोड़ के 1 नहीं आ रहा, कहानी खत्म हो गई। यहीं पे 1 आया, 1 अंक छोड़ के यहाँ पे 1 आया है, फिर बीच में तो कहानी डब्बा गोल है, फिर 1 आ गया, फिर 8, फिर 1 आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। 1 आया, 1 अंक छोड़ा, फिर 1 आया, 1 अंक छोड़ा, फिर 1 आया, 1 अंक छोड़ा, फिर 1 आया, फिर 1 अंक छोड़ा, फिर 1 कहाँ आ रहा है, ऐसे चलता रहना चाहिए आगे तक, अनंत तक। लेकिन ये तो कुछ ही देर तक चला, फिर इसका डब्बा गोल हो गया, आगे नहीं मिला ये फिर, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक निश्चित टर्म बाद वही चीज बार बार रिपीट होनी चाहिए तो वो परिमेय है, और निश्चित टर्म बाद रिपीट नहीं हो रही है, पहले 4 अंक बाद रिपीट हुई, फिर 5 अंक बाद रिपीट हो गई, ठीक है, कुछ और अंक बाद रिपीट हुई, तो वो रिपीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है, वो फिर एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के भागफल आ जाए 1.96248 समथिंग कुछ भी आता रहे, ये रिपीट नहीं होना कुछ भी चीजें, आपको कुछ और आ गया चलता रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी चीज़ आपको रिपीट नहीं मिलेगी। रिपीट मतलब एक निश्चित टर्म बाद रिपीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के भागफल आए अपरिमेय है, रूट में संख्या आए और रूट से बाहर नहीं निकाल सकते अपरिमेय है, ठीक है। चलिए तो परिमेय अपरिमेय समझ गए। अब एक वो है आपकी थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए, उसको और समझ लेते हैं, देन आपका बेसिक कंप्लीट इस एक्सरसाइज के लिए। अब देखिए एक चीज समझते हैं, इस थ्योरम को समझने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करें गुणनखंड, फैक्टर, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, तो एक ऐसी संख्या जो किसी दूसरे को पूरा पूरा काट रही है तो वो उसका गुणनखंड है। जैसे एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरम में गुणनखंड की बात आएगी, ठीक है। फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर। देखिए जैसे मैंने 4 को भाग दिया 2 से, और 2 से 4 में पूरा पूरा भाग चला गया, तो 2 ने 4 को पूरा पूरा काट दिया, तो 2 जो है 4 का क्या है, गुणनखंड है। जब हम 4 के गुणनखंड करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 जरूर आएगा, क्योंकि अगर कोई किसी संख्या का गुणनखंड है तो उस संख्या के गुणनखंडों में वो जरूर मौजूद होता है क्योंकि वो उसका गुणनखंड है, ठीक है। जैसे 48 है, 48 को मैं 4 से काटूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 48 का 4 गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि 4 48 को पूरा पूरा काट रहा है, इसलिए 4 गुणनखंड है किसका, 48 का। जो काटता है वो गुणनखंड होता है, जो कटता है उसका होता है, क्लियर। अब आप कहेंगे कि ये 4 तो 48 के अंदर होगा ही नहीं भाई, अगर कोई संख्या किसी का गुणनखंड है तो वो उसके अभाज्य गुणनखंडों में जरूर मौजूद होती है। जैसे आप कहेंगे सर 48 के फैक्टर करके दिखाओ, उसके अंदर 4 दिखाओ, तो चेक कर लो 48, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फैक्टर करो इसकी जरा। तो 48 के जो फैक्टर हुए वो हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3,
तो उसमें 4 कहाँ है? ये 2 है और 3 है, तो 2 दूनी 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इसके अंदर 4 ये है। तो अगर कोई किसी संख्या का गुणनखंड है तो वो उसको पूरा पूरा विभाजित जरूर करेगी और उसके गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद भी होगी। ठीक है, जैसे 65 है, 65 में अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 किसका गुणनखंड हो गया? 65 का हो गया। क्योंकि जब 65 की जब मैं फैक्टर करूंगा ना, अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो उसमें 5 जरूर आएगा। ठीक है, तो गुणनखंड समझ गए। एक ऐसी संख्या जो किसी को पूरा पूरा विभाजित करती है वो उसका गुणनखंड कहलाती है और उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में वो मौजूद होती है। क्लियर? चलिए अब थ्योरम समझते हैं। थ्योरम क्या है बच्चों? थ्योरम ये है बच्चों कि मेरे पास कोई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और एक तो संख्या मेरे पास, एक अभाज्य संख्या है और एक मेरे पास कोई पूर्णांक है। और अगर एक संख्या जो अभाज्य संख्या है, अगर वो पूर्णांक के वर्ग को काट रही है, अगर वो पूर्णांक के वर्ग को पूरा पूरा विभाजित कर रही है, तो वो अभाज्य संख्या उस पूर्णांक को भी पूरा पूरा काटेगी। पर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ थ्योरम। यहाँ पे है क्या? ये प्रमेय मैं आपको यहाँ प्रूफ भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए, माना पी कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने p कोई अभाज्य संख्या मान लिया। अभाज्य संख्या जानते हैं ना आप? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, एक तो वो खुद और एक 1, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो माना p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित, p a² को पूरा पूरा विभाजित करती है, तो p a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी, पूरा पूरा विभाजित करेगी, यदि a कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, a क्या है? कोई धनात्मक संख्या है। तो यहां पर थ्योरम क्या है? आपको थ्योरम याद रखनी है। अभी मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा वैसे प्रूफ क्या है, बट आपको थ्योरम याद रखनी है। थ्योरम क्या है कि मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है और ये अगर a² को पूरा पूरा काट रही है, तो फिर p a को भी पूरा पूरा काटेगी, जहां a क्या है? कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो आपको मैं अभी बताया भी था कि अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा काट रहा है, तो वो पहला नंबर दूसरे का क्या कहलाएगा? गुणनखंड, क्योंकि वो उसको पूरा पूरा काट रहा है। और दूसरे नंबर के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये वाला पहला नंबर भी उसमें मौजूद होगा, क्योंकि जब हम दूसरे नंबर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं ये भी मौजूद होगा, क्योंकि ये भी तो उसी के गुणनखंड है, पहले वाला नंबर। ठीक है, यहां मानेंगे, माना a के अभाज्य गुणनखंड, अब यहां प्रूफ कर रहे हैं इस थ्योरम को। ठीक है, a के अभाज्य गुणनखंड मैंने मान लिए p1, p2, p3, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये मैंने a के अभाज्य गुणनखंड मान लिए। ठीक है, अब मैं अगर दोनों ओर वर्ग कर दूं तो वर्ग करने पर दोनों ओर, तो इधर करेंगे तो ये a² हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये p1, p2, p3 डॉट 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 pn का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इन सब पर ये एक साथ स्क्वायर लगा, अलग अलग स्क्वायर लगा दो, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर, ऐसे भी इसको ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज गौर दीजिए, जो a² के अभाज्य गुणनखंड क्या है? p1, p2, p3 एंड डॉट डॉट pn। तो a² के अभाज्य गुणनखंड p1, p2, p3 डॉट डॉट pn है। तो
ए स्क्वायर के जो अभाज्य वर्णखंड है, यहाँ देखिए आप, p कोई अभाज्य संख्या है और यदि p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अगर p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंडों में p होगा, क्योंकि जब कोई संख्या किसी को विभाजित करती है तो उसके अभाज्य वर्णखंडों में वो जरूर मौजूद होती है। ये तो होता है क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंड है ये, और ए स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है, तो p कहीं ना कहीं ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंडों में होगा, ठीक है। और जो ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंड है वही ए के अभाज्य वर्णखंड है। देखो इससे अगर आप समीकरण नंबर 8 डाल दो तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर को p विभाजित करता है, ठीक है। ए स्क्वायर को p विभाजित करता है, तो p ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद होगा, क्योंकि ए स्क्वायर को p पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो फिर जरूर ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में p होगा, ठीक है। अब जो गुणनखंड ए स्क्वायर के हैं वही गुणनखंड ए के हैं। समीकरण 1 से आप देख भी सकते हैं ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या है ये, और ए के अभाज्य गुणनखंड क्या है ये। तो अगर ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में p मौजूद है तो ए के भी अभाज्य गुणनखंडों में p मौजूद होगा, क्योंकि ए स्क्वायर को जब p पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो p ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में कहीं ना कहीं p होगा, इनमें कहीं ना कहीं p होगा, और ये जो गुणनखंड है वही ए के गुणनखंड है तो फिर इनमें भी कहीं ना कहीं p होगा। और जब ए के गुणनखंडों में p होगा तो फिर अगर ए के गुणनखंडों में p होगा तो फिर p ए को भी विभाजित कर रहा होगा, क्योंकि जब कोई किसी के गुणनखंडों में होता है तो उसको पूरा पूरा विभाजित करता है, ठीक है। तो वही गुणनखंड ए के हैं, तो p ए को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। यही थी बच्चों थ्योरम, जो कि आपकी प्रूफ होगी। क्लियर। क्योंकि भाई यहां पर देखिए आप, ए स्क्वायर को p पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंडों में कहीं ना कहीं p होगा, क्योंकि p उसको पूरा पूरा काट रहा है, और जो ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंड हैं वही ए के हैं। तो जब ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंड और ए के अभाज्य वर्णखंड सेम है और ए स्क्वायर के अभाज्य वर्णखंडों में p है तो फिर ए के भी अभाज्य वर्णखंडों में p होगा, और जब ए के अभाज्य वर्णखंडों में p है तो फिर p कहीं ना कहीं ए को जरूर पूरा पूरा काट रहा होगा, क्योंकि वो उसके वर्णखंडों में आ रहा है, ठीक है। तो यही थी थ्योरम कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक संख्या है तो p अगर ए स्क्वायर को काट रहा है तो फिर p a को भी पूरा पूरा काटेगा। बस आपको थ्योरम याद करनी है, ये प्रूफ करने को वैसे कभी नहीं आती है, बट मैंने आपको प्रूफ, देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सहित पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ क्यों है कैसे है ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको आपको थ्योरम को प्रूफ भी कराया, ठीक है। तो आपको थ्योरम ये याद रखनी है सिर्फ किस तरीके से कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है p तो फिर a को भी डिवाइड करेगा p, ठीक है, जहां a कोई धनात्मक संख्या और p क्या कोई अभाज्य संख्या है। या फिर आप किसी संख्या पर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर को मान लीजिए 2 काट रहा है, अगर 2 6 के स्क्वायर को काट रहा है तो फिर पक्का 6 को 2 भी काटेगा, ठीक है। ऐसे और देख लीजिए आप, 54 है, 54 का स्क्वायर है, 54 के स्क्वायर को 6 काट रहा है नहीं काट रहा है, 6 पक्का 54 के स्क्वायर को काटेगा, तो फिर 54 को भी 6 जरूर काटेगा, वरना आप देख लीजिएगा भाग देंगे। यही है थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर आप भाज्य भी ले सकते हैं या अभाज्य भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा ना करके
आप 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के स्क्वायर को 54 के स्क्वायर को 3 काट रहा है, फिर 54 को भी 3 काटेगा, क्योंकि ये अभाज्य होना चाहिए ना। तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये श्योर है। अगर ये कोई अभाज्य संख्या है, ये कोई धनात्मक संख्या है, तो अगर इसके स्क्वायर को ये काट रहा है तो इस संख्या को भी ये काटेगा। बस आपको थ्योरम याद रखनी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको थ्योरम ये याद रखनी है, अगर किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या काट रही है तो उस संख्या को भी वो जरूर काटेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।